यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज किए सैंक्शंस, वो भी इंडियन रिफाइनरी पर। एक्चुअली में रिफाइनरी जो है वो नायरा की है, केमिकल नायरा की है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी जो है वो रशियन कंपनी है। टू बी प्रिसाइज, पेरेंट कंपनी एक इंडियन कंपनी भी है और एक रशियन कंपनी भी है, और दोनों मिल करके रशियन कंपनी का नाम है रोजनेफ्ट, जो कि इंडियन रिफाइनरी को चलाती है। उसके पास 49% के आसपास शेयर है, और इस शेयर्स में मिला जुला गेम है, हालांकि रशियन ओनरशिप है। ये इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस मारे हैं वो बैंक अकाउंट्स पे भी हैं, वो कई चीजों पे, और इससे इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन इंपोर्ट्स पर। साथ में दूसरा, रिलायंस वगैरह जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी सैंक्शंस पड़ेंगे, आगे हो सकता है पड़ जाए। ये एक देखने वाली बात है कि इंडिया का रेस्पॉन्स क्या था। इंडिया का रेस्पॉन्स ये था कि सीधे सीधे नहीं बोला, लेकिन घुमा फिरा के या बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला कि भाई वी डोंट केयर। ठीक है, अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब का एक स्टेटमेंट सबके सामने आया, और स्टेटमेंट में सीधे सीधे उन्होंने बोला, इन रिस्पॉन्स टू द मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग recent EU sanctions, the official spokesperson Shri Ranveer Jaiswal said, "We have noted the latest sanctions announced by the European Union. India does not subscribe to any unilateral sanction measures. We are a responsible actor and remain fully committed to our legal obligations. Government of India considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic needs of its citizens. We would stress that there should be no double standards, especially when it comes to energy trade." ये इसका मतलब आपने लगाने सैंक्शन लगाइए, हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह सर एक लंबे अरसे तक भारत माता की सेवा में रहे, और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी सेवा में ही है, देश की सेवा में कई जगह जाते हैं, कई जगह सेमिनार्स करते हैं, कई जगह बातचीत करते हैं, और कई जगह डिबेट्स में अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये जो इंडिया ने बोला कि हम अब भी तेल खरीदते रहेंगे रशिया से, आपने जो करना है वो कीजिए, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला, तो क्या क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस? और जय हिंद, नमस्कार रोहित जी। देखिए, सैंक्शंस की जब बात आती है तो सैंक्शंस की दादागिरी हमेशा से यूएस की होती थी, हर जगह, हर कंट्री में, पूरी दुनिया में, कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं कोई एक्सक्यूज निकाल लीजिए, उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा दीजिए, उसकी इकोनॉमी को गिराने की कोशिश करिए। अगर उसके और मिलिट्री, बिकॉज अगर सैंक्शंस को मोटे तौर पे समझा जाए, 3-4 तरह के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक है इकोनॉमिक सैंक्शन, जो प्योरली आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल डाउन करने के लिए करी जाती है। दूसरे होते हैं डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, कि आप दूसरी कंट्री के साथ डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। और आते हैं इंटरनेशनल एम्बार्गो, कि आपके कहने से इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके यहाँ चीजें नहीं भेज सकती जो वो स्पेसिफाई। और एक और बड़ा तगड़ा सैंक्शन माना जाता है, वो होता है मिलिट्री सैंक्शंस, कि मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया जाएगा उस कंट्री को। एक और नया तरीके का सैंक्शन आ गया है रिसेंटली वर्ल्ड में, एंड दैट इज इंडिविजुअल सैंक्शन, कि मैं रोहित जी को बैन करता हूं कि ये मेरे यहाँ नहीं आ सकते। तो इस तरह के भी कुछ सैंक्शन जो है मोटे मोटे तौर पर चलते हैं। अब आगे बात यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि मैं स्पेसिफिक टू द पॉइंट अगर बात करूं, यूरोपियन यूनियन अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है, और अगर मैं आपको क्लैरिटी से बोल रहा हूं, डिप्लोमेटिक सैंक्शन नहीं लगाता है, इंटरनेशनल एम्बार्गो का सैंक्शन नहीं लगाता है, मिलिट्री सैंक्शंस नहीं लगाता है, इंडिविजुअल सैंक्शंस हमारी कंट्री में सिर्फ आज तक मेरे ख्याल 2 ही हुए हैं, जो कि यूएस ने लगाए थे, कि फला फला आदमी को अलाउड नहीं है। एक बार अगर आपको याद हो, इवन मोदी जी के खिलाफ भी लग गया था कि वो उस कंट्री में नहीं आ सकते, जब वो सीएम थे, ये था वो था। सो अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सैंक्शंस का मेरे ऊपर क्या असर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सैंक्शंस का असर होता है। आप झेल पाते हैं, नहीं झेल पाते हैं, उसको ओवरकम कर पाते हैं, उसको कंप्लाई कर पाते हैं, और सैंक्शंस को उठवा पाते हैं। ये आपकी काबिलियत है, स्मार्टनेस है, आपकी ग्रोथ है, आपकी इकोनॉमी पावर है, आपकी मिलिट्री दबदबा है। पूरी दुनिया में आपका जो दबदबा है, उसके बेसिस पर इन चीजों को ओवरकम किया जाता है, या आप इसके नीचे प्रेशर में आ जाते हैं। सो अगर हम सिर्फ इस समय इकोनॉमिक प्योरली बात करें, कि अगर ये सैंक्शंस लगते हैं तो लगाने वाले जो मेजर कंट्री, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस बात है। अगर आप तेल की बात कर रहे हैं तो ये मेरे स्ट्रेट अवे ट्रेड को अफेक्ट करता है। और अगर उसमें हम देखें
तो मेरा अपना जो होमवर्क कहता है कि हम कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ बहुत बड़ा ट्रेड कर, हमारे पास सिर्फ 4 कंट्रीज है जिसमें से सबसे ज्यादा हम करते हैं फ्रांस के साथ, उसके बाद जर्मनी, यूके एंड नीदरलैंड के साथ भी काफी कुछ है। बट फिर भी इस टोटल यूरोपियन यूनियन से मेरे पास जो यूरोज में ट्रेड होता है वो तकरीबन 124-125 बिलियन डॉलर का, यूरोस का, सॉरी नॉट डॉलर्स का। और अगर इसको सीधी सरल भाषा में समझा जाए, मेरी कंट्री दुनिया में जितना भी ट्रेड कर रही है उसका सिर्फ 10 से 12% ट्रेड हम यूरोपियन यूनियन से करते हैं। 10 से 12 सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये काफी बड़ा अमाउंट है और ये अफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे बात, अगर पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने डेफिसिट को देखो, डेफिसिट क्या होता है हम अपनी पब्लिक को बता दें कि जितना आपका इंपोर्ट बढ़ता है रादर देन एक्सपोर्ट, के आप देश से बाहर क्या भेज रहे हैं और देश से बाकी देशों से आप अंदर क्या ले रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि आपका डेफिसिट क्या है। सो अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हमें देखना है कि उसके सैंक्शंस मेरे को कितना हर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी सबसे बड़ी जो इंडिकेटर होता है कि 10% मेरा टोटल ट्रेड के ऊपर उसका असर होगा। अगर उस 10% को देखें तो ऑलरेडी मेरे और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो यूरोपियन यूनियन का डेफिसिट है वो है 7.9 बिलियन, 8 बिलियन यूरोस कह लीजिए। और उस डेफिसिट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी थ्रेट है। ये थ्रेट है, बट इस थ्रेट को ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को ये भी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन मेरा 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, पूरी की पूरी ये कंट्रीज मिलाकर। अब आ गई बात कि किसको क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। फ्रांस अगर इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करता है किसी भी वजह से, जो कंसिडर हो रहा है इस समय, तो जायज बात है कि इंडिया उससे जहाज नहीं लेगा। इंडिया उससे जो एक मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी काम हम उनके साथ करते हैं, तो हमारे पास भी एक बार्गेनिंग चिप है कि भाई अगर आपके सैंक्शंस हमारे इकोनॉमी के खिलाफ है तो हम आपसे क्यों लेंगे, हम उस कंट्री से लेंगे जहां हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, और दैट वुड बी अगेन रशिया। तो अगर आप सोचते हो कि यूएस के कहने में आकर, यूएस के प्रेशर में आकर आप कंट्रीज मेरे ऊपर ये लगा दोगे, तो मैं जो ट्रेड आपके साथ कर रहा हूं मैं वो ट्रेड यहां से उठाकर रशिया के साथ करना शुरू कर दूंगा। इवन आजकल तो वो एक चल रहा है व्हाट्सएप वगैरह में और यूट्यूब के मोदी जी चाइना को फिर से एक बार हाथ से हाथ टच करने को तैयार है। जिस तरह से अभी जयशंकर जी उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और काफी कुछ बात आई कि जहां फॉरेन मिनिस्टर चाइना का बोलता है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे और उसे इंप्रूव करें, तो ये जो इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोमेटिक प्रोपोगंडा, कि देख लीजिए अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन। सो वहां पर बात आ गई कि इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। इंडिया के पास डेफिनेटली ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जीरो हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेड से रिलेटेड ओनली ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऑयल ही सब कुछ नहीं है अगर इनको लगता है तो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो हमारे, आपने एक लास्ट स्टेटमेंट बोली ना, जायसवाल साहब ने क्या बोला है, आप लास्ट एक लाइन पढ़ रहे थे उसकी। या अभी बताता हूँ सर, लास्ट लाइन जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic needs of citizens. We would stress that there should be no double standards, Double especially standard. when it comes to, yeah. Yes, this is where I wanted. This was that line which I was looking for. देखिए, जब इंडिया डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है और अगर इस सबको रिलेशन में लेना है चाइना, सॉरी रशिया से रिलेटेड, तो आप एक बात बताइए, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो यूएस ने बोला था कि सैंक्शन लगेगा, कोई एनर्जी नहीं खरीदेगा। इन्होंने तो सबने खरीदी थी एनर्जी, पॉइंट ब्लैंक खरीदी थी। जर्मनी जैसी कंट्री ने तो ये भी अनाउंस किया था कि अगर आज हम रोक दे इस एनर्जी को लेना, दैट इज गैस को लेना, तो हमारे यहाँ तो वी विल फ्रीज टू डेथ। ये तो उनके चांसलर के स्टेटमेंट थे उस समय। और इसलिए उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से किया कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर, जब फर्स्ट ईयर ऑफ वॉर चल रहा था, कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर वी विल कंसिडर टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ एनर्जी, दैट इज इनटेक ऑफ गैस। सो डबल स्टैंडर्ड तो हो ही गया ना।
अगर सैंक्शन लगाना है आपको, अगर दुश्मनी निभानी है तो शिद्दत से निभाओ। जैसे ही बात हुई उसी समय रोक दीजिए, क्या बड़ी बात है। पाकिस्तान और हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई, हमने ट्रेड रोक दिया, सिंपल। बात और बड़ी, हमने सिटीजन्स वापस भेज दिए। फिर इसके लिए ये नहीं कर सकते ना कि 6 महीने बात करेंगे, 8 महीने बात करेंगे, जब हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी हो जाएगी तब करेंगे, जब हम अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बना लेंगे तब करेंगे। भाई बड़ी सीधी बात है ना। अगर यूएस को लगता है कि इंडिया को तेल नहीं लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी, हरदीप पुरी जी ने भी बड़े क्लैरिटी के साथ कहा था कि भाई हमारा जो ट्रेड ऑन ऑयल है वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर है, आप हमें दे दीजिए। हम वहां से, अगर देखिए, एक तो यूएस की भी डबल स्टैंडर्ड देखिए। अच्छा ठीक है, ट्रेड कर लो, लेकिन उनका जो एक बैरल है वो $60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तक तो यही चल रहा था कि आप उसको ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, और वो पैसा आप यूएस डॉलर में भी नहीं दे सकते। इसलिए इंडिया को एक फायदा हुआ था कि रशिया के साथ हमने रुपयों में डील करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है, बाद में उसको अपनी तकलीफें हैं हर कंट्री की, और जस्टिफाइड है कि उसने बोला नहीं मुझे रुपीज में नहीं, मेरे को चाइनीज युआन में दे दो। हमने कहा नहीं जी, हम तो रुपीज में ही देंगे, आपके रुपीज वाले हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, बैंक में है, जिस दिन आप बोलोगे सवेरे ले लो, दोपहर को ले लो, जब आपको विड्रॉ करना है वो जॉइंट अकाउंट एस्क्रो है, आप अपना लेते रहिए, उसमें से पैसा हम जमा कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक लास्ट मिनट पे लाइबिलिटी ज्यादा बढ़कर आए। सो अगर आप देखें, वो जो डबल स्टैंडर्ड की बात है, ये वही पैरामीटर है जो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि टेररिज्म ऑफ इंडिया इज फ्रीडम स्ट्रगल, टेररिज्म इन यूएस इज बिन लादेन, कि यू विल किल एनीबॉडी एनीवेयर ऑन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो सेम वो ट्रेड में ला रहे कि मैं ट्रेड जो करूं वो ठीक है, जो दूसरा ट्रेड करे वो ठीक नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन अब इस चक्कर में फंसेगा, क्योंकि अगर डाटा देखें आप, टोटल 124-125 बिलियन यूरोस का हम उनके साथ काम कर, डेफिसिट जो है वो उनके फेवर में नहीं है। उससे भी बड़ी बात अगर देखें, मैंने कहीं नोट भी किया है, यस हाँ देयर इट इज, कि अगर सिर्फ ये देखा जाए कि सैंक्शंस इंडिया में कितने असरदार रहे हैं, तो 2024, एक साल पहले की बात कर लीजिए, हमारी 21 एंटिटीज थी जिसके ऊपर यूएस ने लगाया, उसमें से 19 कंपनियां थी जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाया कि ये ट्रेड नहीं कर सकते। मैं तो इसको और पीछे ले जा रहा हूं, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था उस समय भी यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ऑन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हाई टेक रिलेटेड। वो भी अब आप देख रहे हैं 6 महीने पहले ही उन्होंने वो भी डिस्कार्ड कर दिए कि चलिए ठीक है, खत्म कर। सो सैंक्शंस एक मोमेंट्री रिक्वायरमेंट जरूर है उस कंट्री की। एंड आप बताइए, बाइडेन ने क्यों नहीं लगाए, सिर्फ ट्रंप ने क्यों लगाए? अच्छा चलिए, ट्रंप अपने पहले टर्म में क्यों नहीं लगाए? अगर ऐसी कुछ स्टेबल, क्योंकि ये आ रहा है पर्सनालिटी ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग, जो कि किसी भी कंट्री को सूट नहीं करेगा। अच्छा लगता जरूर है कि मैं देशभक्ति कर रहा हूं, भाई साहब देशभक्ति करने के 50 और तरीके हैं जो आपके यहाँ आप गलत भी कर रहे हैं। आपने ये भी कहा था मिस्टर ट्रम्प कि डीप स्टेट को मैं डिसमेंटल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि डीप स्टेट ऑफ यूएस ने मेरे इलेक्शन में मुझे हराया था। आप वही ट्रंप है ना जिन्होंने अप्रिशिएट किया था कि जो लोग व्हाइट हाउस की तरफ भागना शुरू कर दिए थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, उसके ऊपर ट्रंप के ऊपर केस भी चला इस बात के लिए और चल रहा है इस समय तक। सो ओवरऑल अगर आप देखें, ट्रेड के लिए सैंक्शंस डेंजरस होता है, मैं मानता हूं इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इतने डेस्परेट हो जाएं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी उनको सरेंडर कर दें। कल वो बोल दें, मिस्टर बोल ही रहे हैं कि F-35 आप खरीद लीजिए मेरे से, मैं दे दूंगा। ये तो आपकी, हमने आपसे खरीदा ना, हम भी ट्रेड सैंक्शन लगा लेते हैं कि हमने आपको बोला हमारे एलसी के लिए वो 414 और 404 इंजन चाहिए, आप डिले करते जा रहे हो। क्यों भाई? एग्रीमेंट है आपके मेरे बीच में, इंडस्ट्रीज के G414 के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि वो देगा। अच्छा देगा भी, अब क्या दे रहा है इतने साल डिले करने का? हमारे लिए तो 3 साल क्रिटिकल हो गए ना, हमारे जहाज खत्म होते रहे, रिटायर होते रहे, और हम नए वाले जहाज को इंडक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपका इंजन ही नहीं है, आप मेरे को टेस्ट करने दे रहे। अब आपने पिछले 2 महीने से मुझे एक इंजन दिया है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इस महीने आपने बोला है 2 इंजन और दूंगा, और उसके बाद आपने बोला है 2-2 करके। तो ये डिक्टेटिंग नहीं हो रही? तो इंडिया को कोई हक नहीं है कि वो अपने आप को कहीं और ढूंढे। सो इसलिए फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन का पॉइंट बिल्कुल जायज है कि वी विल एक्ट एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू आर सिक्योरिटी नीड्स, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। मैं आपके
हम क्या यूएस से कम ले रहे हैं तेल? यूएस से भी तो ले रहे हैं हम तेल, ऐसा तो नहीं हमने जीरो कर रखा है। हम गल्फ कंट्रीज से भी ले रहे हैं। हम तो मतलब अपने सोर्सेस को हमने एक सिंगल ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं डाला हुआ है। इंडिया ने ये समझदारी करी है कि यस। और जहां बात आ रही है रशिया वाली कि क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था कंपैरेटिवली, जब कंपैरेटिवली हमें सस्ता मिल रहा था हमने वहां से लिया। दे वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू अस। सो मुझे लगता है कि यस, टू स्टार्ट विद ये धमकी, ये एक्शन बहुत बड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि ये छोटी छोटी मोटी बात है, इसे नजरअंदाज किया है, लेकिन इसको सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर दी ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड विच इज लार्जेस्ट। हमसे बड़ी कोई मार्केट नहीं है पूरी दुनिया की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही। वी आर अ बिगेस्ट कंज्यूमर बेस। हमारे तरफ आप नहीं आएंगे तो आपका लॉस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही लॉस है। और अगर बड़े स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन पर जाए, मैंने आपको कहा यूरोपियन यूनियन से हम 10-12% का अपनी पूरी इकोनॉमी का करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मेरी जो 90% की जो ट्रेड है वो मर जाएगी क्योंकि 10% ट्रेड नहीं कर पाऊंगा? हार्म करेगा मुझे कि जहां मैं अगर आज 100% पे काम कर रहा हूं, 10% मेरा बिल्कुल अटक गया, तो 90% तो चलेगा ना। और आपको क्या लग रहा है, जब मैं 90% चलाऊंगा तो वो 10% छोड़ दूंगा? जहां से मैं 90% का पूरा ट्रेड कर रहा हूं वहां 1-2% ज्यादा करूंगा। ऐसा अकेली आपकी तो मोनोपोली है नहीं भाई यूरोपियन यूनियन। फिर आपको ये भी फ्रांस ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभी मैंने आपको राफेल मरीन ऑर्डर करा है, तो मैं उसको भी रिकंसिडर कर सकता हूं। आप भी तो मेरे से हजारों करोड़ रुपए का काम कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि इट इज ओनली वन वे ट्रैफिक। आप भी मेरे साथ दूसरा ट्रेड कर रहे हो। यूएस, तुम मेरे से अगर ठीक है, तुम्हारे मुकाबले में मेरा जो एक्सपोर्ट है वो कम है और आपका। आप एक बात बताइए, दुनिया का सबसे नंबर वन कौन है जिसकी की डेफिसिट सबसे ज्यादा है, कि वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा? सबसे ज्यादा किसका है? यूएसए का है। आप सोचिए। और इसको ना समझदारी की लैंग्वेज में कहा जाता है जैसे कि भाई साहब, जब आप दूसरे के पैसे के ऊपर बिजनेस कर सकते हो तो ये समझदारी है। आप अपना पैसा क्यों लगाओ? पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज, पैसा उसका है ही नहीं। चाहे वो आईएमएफ से ले लेगा, चाहे वो उससे ले लेगा, चाइना से ले लेगा, यूएस से ले लेगा, उसका पैसा अपना थोड़ी ना मर रहा है। कल अगर वो मर भी जाता है, उसके 4, 6, 8 F-16 गिर भी जाते हैं, उसको क्या फर्क हुआ? उसका तो धिल्ले का रुपया नहीं गया, क्योंकि F-16 की मेंटेनेंस का पैसा भी यूएस देता है। वो तो अपने पैसे से मेंटेन भी नहीं करता। सो अगर आप देखें, एक निष्पक्ष होकर एक अच्छा आकलन करें। सैंक्शंस ट्रेड के लिए बुरा है, इसमें कोई डाउट, लेकिन ये मेरी फांसी नहीं है, ये मेरी सजाए मौत नहीं है। मैं मर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी इकोनॉमी अपने बलबूते पर 90% डेफिनेटली खड़ी है। और मुझे नहीं लगता कि वो 90% को ये यूरोपियन यूनियन के कहने से वो सडनली 9% या 10% पे जाए, और 5-7% अप डाउन हो सकता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपना रिजॉल्व दिखा रही है कि हम इस बात पे झुकेंगे नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि मेरी एक राइजिंग इकोनॉमी है, मेरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी इंडस्ट्री, मेरे ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में तेजी से चल रही है, मेरी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, वी आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो इस तरह के जो थपेड़े हैं, लहरें जो हैं पानी की, ये मुझे हिला जरूर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। जिस स्पीड पे मैं जा रहा हूं मेरा जहाज, उसको अगर सामने से हवा और पानी तेजी से मेरे जहाज पर लगता है तो मेरा हवा जहाज स्लो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज उलट जाए। या बिल्कुल सही। मैटर जो है अब वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि इंडिया भी अपने स्टैंड पर लड़ा है, ईयू अपने स्टैंड पर लड़ा है, अमेरिका अपने स्टैंड पर लड़ा है। एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने आ रहा है। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जब आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन को रोका गया था, तब इंडिया ने बोला था कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं, हमारी एनर्जी नीड्स हैं और हम उन एनर्जी नीड्स को छोड़ेंगे नहीं। उस समय इंडिया ने उस समय अमेरिका ने इंडिया से सिविल न्यूक्लियर डील की थी। और वो ऐसे ही अमेरिका को समझ में आता है कि इंडिया की अगर एनर्जी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो कहीं इंडिया रशिया के क्लोज जाता है। जितना आर्म ट्विस्टिंग करोगे इंडिया का, उतना रशिया के क्लोज जाएगा। और अब तो रशिया, चाइना
और इंडिया, आरसीआई जिसे बोलते हैं, वो भी आइडिया रिवाइव होना शुरू हो गया। ये सबसे पहले येवगेनी प्रिमकोव, रशियन प्राइम मिनिस्टर, एक जमाने में हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, उन्होंने दिया था। अगर वो दोबारा रिवाइव हो रहा है तो मैटर इज सीरियस, और कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका को कामाकाजी मोड में तो नहीं ले जा रहा, इस पर भी डिस्कशन बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।